हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की इस टेक पार्क की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस टेक पार्क के यूट्यूब चैनल पर एक डॉकर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉकर जीरो टू हीरो सीरीज। और कुछ ही टाइम में हम एक कुबरनेटिस के ऊपर भी सीरीज शुरू करेंगे। तो लेकिन आज शुरू करते हैं डॉकर से। तो इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम डॉकर बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डॉकर को समझने से पहले हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में आप रेडिट के देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो मैं पहले एग्जांपल से शुरू करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने 3 अलग-अलग सर्वर्स दिखाए हैं कि जो एक बॉक्स है, इट इज़ अ सर्वर, और इस बॉक्स के अंदर वो एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिसका नाम है मेल। तो ये एक मेल एक फिजिकल सर्वर पर चल रही है, इधर एक वेब एप्लीकेशन चल रही है जो कि एक और सर्वर पर चल रही है, और एक यहाँ पे एक लेगेसी ऐप है जो आपकी एक सर्वर पर चल रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर जो हम बात करें ट्रेडिशनल, अगर जो हम डेटा सेंटर की बात करें या फिर जब क्लाउड या फिर आप कोई वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करें, तब आपको इस तरह का सेटअप करना पड़ता है जिसके अंदर आप हर एक एप्लीकेशन को आइसोलेटली हर एक नए सर्वर पर चला रहे हैं। तो इसका जो नुकसान है वो ये है कि अब आप ये देखिए कि जो मेल सर्वर है ये जस्ट 30% ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की कर पा रहा है, और जो बाकी की 70% यूटिलाइजेशन है वो फ्री है। तो अगर जो आपने ये ऑन प्रोमाइस सर्वर लगाया है या फिर आपने कहीं पे ये रेंट किया है सर्वर, तो आप स्टिल एक जो पूरी कॉस्ट है 100% सर्वर की वो आप पे कर रहे हैं, इवन कि आप सिर्फ 30% को ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर जो हम वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर जो आप यहाँ पे कुछ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो आप इसी सर्वर को स्प्लिट कर सकते हैं और कुछ अलग अलग वेब जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप रन कर सकते हैं सिर्फ एक ही सर्वर पर। तो जैसा कि दूसरे यहाँ पे इमेज में इन्होंने दिखाया है, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक ही सर्वर को इन्होंने वर्चुअलाइज किया और उसके अंदर मेल सर्वर तो जो आपका है एप्लीकेशन रन हो ही रही है, साथ के साथ उन्होंने उसके अंदर लेगेसी एप्स को भी मूव करा दिया। तो अब आपका जो टोटल हो गया, एक सर्वर 60% ऑफ लोड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का उठा रहा है, और आपका जो बचा 30% जो कि वेब सर्वर के लिए, वो उन्होंने एक अलग सर्वर में रखा है। आप चाहें तो आप इसे भी मूव कर देंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस, क्योंकि आप कभी भी अपने रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज नहीं करते। आप हमेशा एक रूम रखते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। कल कहीं भी सर्टन तरीके से कोई लोड बढ़ता है ड्यूरिंग द बैकअप और समथिंग, तो वो आपका जो सर्वर है हैंडल कर सके, इसलिए कैपेसिटी है वो उसकी यूटिलाइजेशन से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अब आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से हमारा एक सर्वर फ्री हो गया। तो अगर जो कोई इंडस्ट्री वर्चुअलाइजेशन यूज़ करे तो वो फिजिकल सर्वर्स अपने रिड्यूस कर सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर वर्कलोड। तो एक तो ये काम हमें समझ आ गया कि हाँ, एक तो ये कॉस्ट सेविंग के अंदर सीधा सीधा आपको आसान हो गया। साथ के साथ अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सर्वर मैनेज करने हैं, तीसरा सर्वर आपको मैनेज नहीं करना, तो आपको ओवरहेड जो एफर्ट्स हैं वो भी घटते हैं। और जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो कुछ अलग मतलब कैटेगरीज हैं, कुछ तरीके की होती है वो। आप, और जो आप इस डॉक्यूमेंटेशन का मैं जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा हाई लेवल पर। जो वर्चुअलाइजेशन है उसके अंदर सबसे पहली बात आ जाती है, जब भी हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं यूजली वी एम्स की बात आती है। जो वी एम्स है, वर्चुअल मशीन्स बेसिकली, ये यूजली काम करती हैं हाइपरवाइजर पर। तो हाइपरवाइजर बेसिकली आपको आपके सर्वर को स्प्लिट करने का काम करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पर। और इसके अंदर आप इसी में से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 सर्वर इन्होंने रखे हैं, और साथ साथ ही जो ये गोल्ड राउंड यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिस्क दिखाना चाह रहे हैं। तो आपके जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे वो सीपीयू रिसोर्सेज है, रैम रिसोर्सेज हैं, या फिर वो स्टोरेज रिसोर्सेज है, वो सब आप आइसोलेट कर कर स्प्लिट करके अपने वीएम्स को रन कर सकते हो। वीएम मीन्स वर्चुअल मशीन्स, जो वर्चुअली एक ही सर्वर पे तो चल रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हैं। वर्चुअली एक दूसरे से अलग है, लेकिन दे आर एक्चुअली रनिंग ऑन द सेम हार्डवेयर। और वर्चुअली अलग होने का मतलब ये हुआ, हर एक मशीन को ऐसा लगता है कि वो एक अलग डेडिकेटेड हार्डवेयर पर चल रही है, दे डोंट नो अबाउट अदर मशीन। और उसके बाद कुछ और यहाँ पे टाइप्स और वेराइटीज़ इन्होंने बताई हैं जो वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि आप डेटा को आइसोलेट कर सकते हैं हाइपरवाइजर की वजह से, आप डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, और
जो सबसे इम्पोर्टेंट हम जो भी हमने पहले भी एग्जांपल देखा, तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन जो कि आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग मल्टीपल फिजिकल सर्वर, आप क्या करते हैं, एक बड़ा सर्वर लेते हैं और उसे स्प्लिट कर देते हैं हाइपर। और इसी तरह से जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी रहती हैं। तो इस तरह से जो वर्चुअलाइजेशन है काम करती है। तो प्रॉब्लम आपको पता लग गई है स्टार्टिंग में ही वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन जो वर्चुअलाइजेशन है उससे एक तो ऑपरेशन आपके आसान हो रहे हैं, साथ के साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इससे जो डिप्लॉयमेंट है एप्लीकेशंस की, जो जो किसी भी कंपनी की R&D है, वो वाला जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर जो आपको पहले एग्जांपल पर चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए, अगर जो आपको इस हम लेगेसी एक मॉडल की तरह बात करें, या फिर जो एक ट्रेडिशनल वे था एप्लीकेशन को रन करने का, तो उसके अंदर आप बात करें तो आपको एक मेल सर्वर चाहिए। तो आप पहले प्रोक्योर करेंगे प्रॉपर एक हार्डवेयर जिसमें आपको रन करना है। फिर आप एक वेब सर्वर के लिए सेम हार्डवेयर का आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाकर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। और जब आप सर्वर फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद आपको उसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, उसके अंदर भी टाइम लगेगा। तो ये बड़ा टाइम लगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी, ये इस जगह पर आके हाइपरवाइजर में ने काफ़ी ज़्यादा हद तक उसे सॉल्व कर दिया था। क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है अपने सर्वर के ऊपर और जो एप्लीकेशन चलानी है, आप क्या करते हैं उसे एक वीएम फॉर्म के अंदर इमेज बना लेते हैं। और उसके अंदर वो हर एक चीज़ आप डाल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो आप पैकेज कर लेते हैं, जो उसकी डिपेंडेंसी है वो पैकेज कर लेते हैं। और उसे आप पूरे के पूरे वीएम मशीन को हाइपरवाइजर की मदद से अपने सर्वर पे रन कर देते हैं। लेकिन उस केस के अंदर यूजली क्या होता है कि आप जब इसे रन करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन रन होती है वो बिल्कुल वो सभी रिसोर्सेज को लेकर काम कर रही है कि जो रिसोर्सेज उसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ओवरहेड ऐड हो जाता है आपके सर्वर के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि अगर जो ये सर्वर को अपने 5 VM रन करने हैं तो हर एक 5 के 5 VM पूरे आइसोलेटेड होंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर जो ये 5 जो VM है, पाँचों को विंडोज़ रन करनी थी और विंडोज़ के अंदर कोई एप्लीकेशन रन करनी थी, तो उनके अंदर डेडिकेटली विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो हुई होगी सभी के अंदर। और उतना जो स्टोरेज स्पेस है, उतना जो CPU और रैम यूटिलाइजेशन है, वो हर एक का इंडिविजुअल का उतना होगा। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो खुद का ओवरहेड है रनिंग होने का, वो जो लोड है वो आपके मेन अंडरलिंक हार्डवेयर पर पड़ेगा। ये तरीका लेकिन काफ़ी हद तक पॉपुलर है और चल रहा है इंडस्ट्री में पैरेलली एज अ क्लाउड टेक्नोलॉजी। और यही जो जो कंप्यूटिंग है बेसिकली इसी का एक एडवांस वर्जन हम देखते हैं आज के टाइम पे। तो लेकिन इस वाले मॉडल में ये प्रॉब्लम है कि आपको कंट्रोल करना है अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप अननेसेसरी किसी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी प्रोविज़न करना है और वो सब कुछ आपको पैकेज करके रन करना है। कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन यहाँ चल रही है, आपके पास इसका बैकअप है, तो आप उसे रीलॉन्च कर सकते हैं इमेज के साथ, क्योंकि आपके पास इमेज ऑलरेडी बनी हुई है। इट विल हार्डली टेक 3 to 4 मिनट और आपकी जो नया इमेज है वो रन हो जाएगा, नया एप्लीकेशन आपका चल जाएगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल जाएगा। तो बैकअप करना आसान हो गया, चीज़ों को लॉन्च करना आसान हो गया। लेकिन ये पूरा 100% सोल्यूशन नहीं था। क्योंकि मैं इसे 100% सोल्यूशन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर जो आप इस फार्मूले को यूज़ करके काम करते हैं तो आपको टाइम लगता है चीज़ों को स्केल करने में, बिल्ड करने में और डिप्लॉय करने में। इस एग्जांपल को जो आप ऐसे समझे कि आपने बर्गर खाना है, तो इस बंदे ने नूडल्स खाने हैं और इसने कुछ और खाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इन सब के लिए पूरा का पूरा रेस्टोरेंट सेटअप कर रहे हैं। आपको तो एप्लीकेशन एंड ऑफ द डे आपको एप्लीकेशन रन करनी है, आपको मैटर नहीं करता कि आपका अंडरलिंग हार्डवेयर कौन सा है, अंडरलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, राइट। जो डिपेंडेंसी है वो यस, जब आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नीड सम डिपेंडेंसी, यू नीड सम हार्डवेयर। बट लेकिन एंड गोल ये होता है कि जो एप्लीकेशन रन कर रही है आपको उसके रिजल्ट से मतलब होता है, वो उसका वो चले चाहे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे या वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, हर एक बार जब भी एक नई डिश आपसे कोई मांगी जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरहेड है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को एक्चुअली टोकर सॉल्व करता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वर्चुअलाइजेशन क्या है इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ
running a virtual instance of a computer system in a layer abstract from the actual hardware। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि एक हार्डवेयर को हम आइसोलेट करते हैं वर्चुअलाइजेशन के थ्रू और उसके ऊपर अपने प्रोसेस को रन करते हैं। मोस्ट कॉमनली इट्स रेफर टू रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, आई होप सबको अभी तक। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डोकर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट है कंटेनर। तो कंटेनर क्या है बेसिकली? तो कंटेनर को समझने के लिए आप इन दो इमेजेस को देखें। जो पहली इमेज है मेरे राइट हैंड साइड पर, तो अगर जो आप देखेंगे एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी दोनों के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से रन हो रहा है हाइपरवाइजर के ऊपर। और इधर अगर जो हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखें इस इमेज को, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया हमारा, हार्डवेयर आ गए, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर हम डोकर की मदद से कुछ कंटेनर्स को रन कर रहे हैं जो कि पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। ऐप ए, ऐप बी, ऐप सी, और इसी तरह से मल्टीपल ऐप्स आप एज ए कंटेनर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो कंटेनर्स को अगर जो हम आसान शब्दों में कहें तो कंटेनर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोसेस दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। बेसिकली कंटेनर के अंदर आप एक प्रोसेस लेवल पे आइसोलेशन कर रहे हैं और उसके अंदर वो सब कुछ पैकेज करके डाल रहे हैं जो उसे रन करने के लिए चाहिए एप्लीकेशन को। जितनी फाइल्स आपको चाहिए, जो भी आपको डिपेंडेंसी चाहिए, वो सब कुछ आप पैकेज करते एक इमेज बनाते हो और वो से आप रन करते हैं, इट बिकम्स अ कंटेनर। इस तरह से जो आपका कंटेनर है वो बहुत पोर्टेबल बन जाता है, वो लाइट वेट, कंसिस्टेंट और इजी टू। तो जो दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे वो है वर्चुअल मशीन्स वर्सेस कंटेनर्स। तो इस इमेज में अगर जो आप मेरे राइट हैंड साइड पर देखेंगे एप्लीकेशन रनिंग इन कंटेनर्स, तो हम यहाँ पे एक विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन है जो कंटेनर में रन हो रही है। दूसरे हाथ में मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो इमेज है उसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जो कि रन हो रही है एक वर्चुअल मशीन में। तो जो एक एप्लीकेशन कंटेनर में रन हो रही है उसे अगर जो हम समझें तो उसके अंदर जो आप देखेंगे कंटेनर वाला जो बॉक्स है उसके अंदर सिर्फ एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज और जो फाइल्स हैं वो आप पैकेज करके एक कंटेनर को रन कर रहे हैं। और जो कर्नल है वो शेयर हो रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपका होस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के कर्नल को जो कुछ लाइब्रेरीज हैं वो शेयर हो रही हैं आपके कंटेनर से। तो आप अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रन नहीं कर रहे। लेकिन वर्चुअल मशीन में पूरा का पूरा कर्नल एक नया आएगा कि लाइब्रेरी फाइल सिस्टम जो भी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सब कुछ आएगा। और उसके बाद एक एप्लीकेशन को जो कुछ चाहिए, जो भी डिपेंडेंसी हो, जो सारा कुछ आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पूरा का पूरा बंडल बना के एप्लीकेशन को चलाएंगे जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। तो इस दो इमेजेस को देख के एक चीज़ समझ आ जाती है कि कंटेनर्स के अंदर जो ओवरहेड है बहुत कम है। आप सिर्फ एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज का ध्यान रख रहे हैं, ना कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी कर्नल का ध्यान रख रहे हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो कंटेनर है वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को शेयर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरलाइन भी कर ले कि जो कंटेनर्स हैं वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप डोकर को रन कर रहे हैं, कंटेनर्स को रन कर रहे हैं, होस्ट उसके कर्नल को शेयर करेगा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। तो इससे एक लिमिटेशन भी आ जाती है जो कि ये कहती है कि अगर आप डोकर रन करना चाहते हैं किसी ARM बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर या उस मशीन पर, तो आपका जो कंटेनर होना चाहिए वो भी ARM बेस्ड ही होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप विंडोज़ का कोई कंटेनर रन करना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास जो सिस्टम होना चाहिए वो विंडोज़ का सिस्टम ही होना चाहिए, तो ही आप उसके ऊपर एक विंडो का कंटेनर रन कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी लिमिटेशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन कि डोकर क्या है, क्योंकि आई होप कि आप सभी ने ये वीडियो देखी है यहाँ तक, तो आप सभी इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे। तो डोकर एक ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशन को एक कंटेनराइज प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए हेल्प करता है और उन्हें कैसे बिल्ड करना है, कैसे रन करना है और कैसे शेयर करना है, उन सब चीज़ों को वो मैनेज करता है। वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे डोकर को इंस्टॉल करना है,
कैसे आपने पहला कंटेनर रन करना है, कैसे आपने खुद का कंटेनर बिल्ड करना है, और बहुत कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।